हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के सभी महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आंसर के साथ देखेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग पाउडर भी कह सकते तो बेकिंग सोडा भी, ठीक है, या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है, अणुसूत्र बताना है और इनको बनाने की विधि भी बताना है, कैसे बनाया जाता है। एंड दो भौतिक गुण और दो रासायनिक गुण आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो बेकिंग पाउडर है उसका रासायनिक नाम, ठीक है, देखेंगे, फिर उसका जो अणुसूत्र है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो लिखेंगे, फिर बनाने की विधि देखेंगे। तो उत्तर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ठीक है, सभी स्टूडेंट को पता होगा लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर जो है ना, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। ठीक है, हम लोग देखेंगे बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, सूत्र पता होगा तो रासायनिक नाम भी पता होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, एंड तथा अणुसूत्र अब आप लोग देख लो। तथा जो हमारा अणुसूत्र होगा, तथा अणुसूत्र अब आप लोग समझ लो, सोडियम का Na हो जाएगा और बाई का H लगा दो और कार्बोनेट का हो जाएगा CO3 है। ठीक है, NaHCO3 इसका रासायनिक सूत्र है या फिर आपका अणुसूत्र है। इतना तो आपको समझ में आ गया। अगली हेडिंग हमारी रहेगी बनाने की विधि। बनाने की विधि में आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ, 2 स्टेप में होगा कि यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में, ठीक है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ठीक है, के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको गैस CO2 जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जब आप अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करोगे तो फिर आपको क्या मिलेगा? बेकिंग पाउडर मिलेगा। यानी कि NaOH के साथ NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करोगे। ठीक है, CO2 प्रवाहित करोगे तो फिर आप लोगों को मिलेगा Na2CO3। अब यहाँ Na2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दो। ठीक है, Na2CO3 एंड प्लस H2O। अभी हमें मिला है केवल सोडियम कार्बोनेट। देख लो वैलेंस है कि नहीं है। यहाँ आपका 3 है एंड 4 है, यहाँ भी आपका 2 4 है। ठीक है, Na2 है, Na2 है। ठीक है, 2H है, 2H है। अभी हमें मिला है केवल सोडियम कार्बोनेट और हमें चाहिए सोडियम बाइकार्बोनेट। तो फिर इस चीज़ में और कार्बन डाइऑक्साइड पर गैस प्रवाहित करोगे अधिक मात्रा में। एक बार प्रवाहित करा नहीं हुआ, अधिक मात्रा का मतलब 2 बार करो तो फिर आपका Na2 जो आपका ये है, ये आपको प्रोडक्ट जो मिला Na2CO3 और प्लस H2O एंड प्लस आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेना है। ठीक है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो फिर आपको मिलेगा 2NaHCO3। सारा इसी में आ गया और यही जो हमारा है यही है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये Na से सोडियम, H से बाई, CO3 से कार्बोनेट। हमें मिल गया सोडियम बाइकार्बोनेट और हमें बनाना भी था सोडियम बाइकार्बोनेट ही, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाना था और सोडियम बाइकार्बोनेट मिल भी गया। तो फिर अब आप लोगों को समझ में आ गया ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करना था जो कि बन गया। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये है बनाने की विधि। बनाने की विधि में कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान होता है अगर आप थोड़ा सा कॉमन माइंड लगाते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भौतिक गुण। भौतिक गुण में आपका फर्स्ट नंबर है कि यह पदार्थ एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। यह पदार्थ जो है एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, सफेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक है, यह पदार्थ एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है या फिर यह एक सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है। इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक है, इसका जो जलीय विलयन होगा वो अम्लीय होगा क्योंकि इसमें H आयन होता है तो इसलिए अम्लीय होगा। और यह जल में अल्प विलीय है। जो हमारा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है या फिर बेकिंग पाउडर है, खाने वाला सोडा, ये जल में अल्प विलीय है। ये हमारा भौतिक गुण हो गया। अब हमें देखना है रासायनिक गुण।
तो इसका रासायनिक गुण देख लो। पहला हमारा रासायनिक गुण क्या है? पहला है कि इसे गर्म करने पर Na2CO3 तथा CO2 में टूट जाता है। अगर आप इसको गर्म करोगे, मान लो हमारा 2NaOH है, HCO3, ठीक है, इसको हमें गर्म करना है। जो प्रोडक्ट हमें मिला है NaHCO3, ठीक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे, तो फिर इसको अगर आपने गर्म किया, ठीक है, गर्म कर दिया, तो फिर ये आपका Na2CO3 में टूट जाता है, Na2CO3 में टूट गया, Na2CO3 में टूट गया, और प्लस आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, और प्लस आपको H2O भी मिलेगा, H2O भी मिल गया, ठीक है। ये है हमारा रिएक्शन, काफ़ी आसान सा। ये हमारा पहला है, जब इसको आप गर्म करोगे तो Na2CO3 और आपका CO2 में टूट जाएगा। दूसरा है तनु अम्ल के साथ क्रिया करने पर लवण तथा जल मिलता है। जब इसको तनु अम्ल के साथ क्रिया करोगे, यानी कि NaHCO3 की क्रिया आप अम्ल के साथ करोगे, HCl के साथ, ठीक है, ये आपका अम्ल है, तनु अम्ल है, तो इसके साथ अम्ल से आपने क्रिया कराई, तो इससे आप क्रिया कराओगे तो यहाँ Na से और Cl एक साथ जुड़ जाएगा, NaCl हो जाएगा, और प्लस आपका H2O हो जाएगा, और प्लस आपका CO2 बाहर निकल जाएगा। ये दो आप केमिकल रिएक्शन लिख देना, दो आपके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, सब कुछ हो गया। इतना आप लोगों को करना था इस लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले इसके अणुसूत्र, रासायनिक नाम बताना था, बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण। ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है। जो धातुएं होती हैं, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा होगा वो क्या होता है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। अब भाई जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक सक्रिय होंगे, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो कम सक्रिय होंगे। तो एक एक नहीं, आप दो दो, तीन तीन, चार चार नाम लिख सकते हो अभी जब मैं आपको समझाऊंगा। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं दो अनुप्रयोग लिखिए। जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उनके कोई दो अनुप्रयोग लिखना है, ठीक है। तो यहां आप लोग देखो, पहला आप आंसर समझो कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो होता है, जो धातुओं की एक सक्रियता श्रेणी जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है, वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। जिसमें जो धातुएं होती हैं, धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं, जिसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ये आपका है सक्रियता श्रेणी, और ये अवरोही क्रम में होता है। सबसे ऊपर जो होगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील होगा, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, सक्रियता श्रेणी ये है। सबसे पहले एक एक को समझो। सबसे पहले हमारा पोटेशियम है, यानी कि के है पोटेशियम। दूसरा हमारा सोडियम है, ठीक है, दूसरा सोडियम है। तीसरा कैल्शियम है, Mg मैग्नीशियम है, Al एल्यूमिनियम है, Zn जिंक है, Fe आपका आयरन है, Pb आपका लेड है, H जो है वो हाइड्रोजन है, Cu से कॉपर है, Hg से मरकरी है, Ag से सिल्वर है, Au से गोल्ड है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले आप समझो, ये आपका घटते क्रम में सबसे ऊपर जो है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। मतलब जो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। फिर ये घटती अभिक्रियाशीलता आई है, नीचे जितनी आओगी घटती अभिक्रियाशीलता चली जाएगी, ठीक है। और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो सबसे नीचे, सबसे कम अभिक्रियाशीलता है जो सबसे नीचे है, ठीक है। मतलब अब आपको मैं यहाँ समझा देता हूँ, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन, इस पर सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन होता है। अब अम्ल में से ये जो आपके Cu है, कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना ये हाइड्रोजन के नीचे है। अब ये कम अभिक्रियाशील है, जैसे उसने पूछा था कि आपका हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तथा दूसरा कम क्रियाशील धातु का नाम लिखिए। तो ये जो है नीचे ये हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, और जितने भी ऊपर हैं ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो फिर ये आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी एक सक्रियता श्रेणी है जो आपको तैयार कर लेना है, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से आपको तैयार कर लेना है। अब हम लोग इसका अनुप्रयोग देखेंगे, जो हमारा सक्रियता श्रेणी है या फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसका अनुप्रयोग देखेंगे, ठीक है। अनुप्रयोग समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट,
सबसे पहले जो विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है इसकी सहायता से हम बता सकते हैं, अगर आपसे कोई भी पूछ ले एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं आप लोगों से पूछता हूं, जैसे यहां मैंने ले लिया Al एल्यूमिनियम, ठीक है, K पोटेशियम एंड Mg मैग्नीशियम। अब इसमें बताओ सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? कौन है? पोटेशियम है ना, K, क्योंकि ये सबसे ऊपर स्थित है तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो, अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। और सेकेंड नंबर जो स्टेप है वो है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से विभिन्न धातुओं के द्वारा अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी होती है। जो हाइड्रोजन के नीचे है वो अम्ल में से हाइड्रोजन नहीं विस्थापित कर पाएंगे, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो अम्ल में से हाइड्रोजन को आसानी से विस्थापित कर लेंगे। तो फिर ये हैं दोनों अनुप्रयोग जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। आपने देखा होगा 10-15 बार आप बोर्ड एग्जाम में जब भी पेपर उठाए होंगे तो आप देखे होंगे समजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो आप लोग समझो समजातीय श्रेणी क्या होता है, उदाहरण भी समझाऊंगा, उनके कुछ लक्षण हैं वो भी समझाऊंगा, सारी चीजें। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। तो कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र, जो सामान्य सूत्र होता है, ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होता है सामान्य सूत्र एक जैसा हो। कैसा हो? एक जैसा हो, ठीक है। मतलब हमारा ये है कि कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना, मतलब कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ये आते हैं, तो वह समूह जिनका जो सामान्य सूत्र होता है और क्रियात्मक समूह अगर एक जैसा होता है तो उसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समजातीय श्रेणी कहते हैं। तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है, तथा जो उनके सदस्य होते हैं उनको हम लोग समजात गण कहते हैं, ठीक है। उनके जो सदस्य होंगे उनको हम लोग समजात गण कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स, जैसे एक ही मतलब क्रियात्मक समूह के मैं लेता हूँ, ठीक है, एक ही क्रियात्मक समूह का हमें लेना है। तो जैसे हमारा मेथेनॉल है, ठीक है, समझना थोड़ा सा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल में अगर मैं देखूं तो इसका सूत्र होता है CH3OH, ठीक है, ये हो गया मेथेनॉल। अब अगर आपने एक क्रियात्मक समूह लिया OH, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? OH। तो अगर OH लिया है तो अब इसी से जुड़ा हुआ सभी को लेना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम्पल लिखा OH समूह से तो आपको OH समूह ही लेना पड़ेगा, एक ही क्रियात्मक समूह। जैसे आपने मेथेनॉल लिया तो फिर आप लोग अब एथेनॉल ले लो, ठीक है। मैंने यही आप लोगों को समझा रहा हूँ। अगर आपने एल्केन समूह का लिखा है तो एल्केन समूह का ही लेना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ आप लोग लो CH3CH2OH, ये हमारा एथेनॉल हो गया। अब आपको लेना है प्रोपेनॉल, ठीक है। जैसे भाई मैंने ये बताया है कि आपका सारा जैसे ऐसे आप लिख सकते हो बहुत सारा, ठीक है। अब अगर आपने इसमें एल्केन समूह लिया तो एल्केन का ले लो, एल्कीन का लिया तो एल्कीन का, सारा एक जैसा होना चाहिए, एक ही समूह का, तभी आपका सही रहेगा। एग्जाम्पल CH3CH2OH, ये हमारा हो गया स्टूडेंट एग्जाम्पल, ठीक है। बस इतना सा आप याद कर लो। एग्जाम्पल में क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब समजातीय श्रेणी के लक्षण समझ लो, इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है। समजातीय श्रेणी के सदस्यों के निम्न लक्षण है। पहला ए वाला, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जो मतलब समजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सभी सदस्यों का एक ही सूत्र होना चाहिए, ठीक है। जैसा इसमें OH समूह है तो एक ही समूह है, ठीक है। एंड दूसरा हमारा है सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होना चाहिए। जैसे यहाँ क्रियात्मक समूह है OH, तो सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है। अगर मैंने इसको एग्जाम्पल लिया है तो इसमें सारे सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। सी वाला है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। CH2 का अंतर मतलब है, जैसे आपने मेथेन आ जाओ, मतलब एल्केन समूह में मैंने लिया मेथेन CH4 मेथेन, अब एथेन का होगा C2H6। अब इन दोनों में कितने का अंतर है? इन दोनों में कितने का अंतर है समझो। इनमें आपका H ज़्यादा, C एक ज़्यादा है, H दो ज़्यादा है, तो CH2 ज़्यादा है ना, तो CH2 का दोनों में अंतर है, तो ये हमारा आपका समजातीय श्रेणी है, ठीक है। बस इतना समझना था।
डी है किसी एक सदस्य के गुणधर्म के आधार पर सभी सदस्यों के सामान्य गुणधर्म पता लगा सकते हैं। मान लो ये एल्केन समूह का है, अब एल्केन समूह के कुछ कॉमन गुणधर्म होंगे जो सभी में होंगे, तो वही चीज बता रहा है। जैसे हमने इसमें लिया सारा एल्कोहल समूह का, OH समूह का, तो फिर OH समूह के कुछ कॉमन गुणधर्म हैं जो सभी में होते हैं, जितने भी OH समूह होते हैं, तो फिर वही चीज यहाँ बता रहा है कि एक सदस्य के आधार पर कुछ हम लोग सामान्य गुणधर्म का पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है समझातीय सरणी जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेने हैं। तो आई होप कि आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, बायोलॉजी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10th वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, तो आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जो आनुवांशिकता का नियम होता है, मेंडल ने आनुवांशिकता का नियम दिया था, उसकी विवेचना करनी है। तो मेंडल के आनुवांशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे जो प्रभाविता का नियम है। ठीक है, इनके 3 नियम थे, एक प्रभाविता का नियम, एक पृथक्करण का नियम, एक स्वतंत्र अभिमन का नियम। तीनों नियम को हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग प्रभाविता का नियम समझेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग भी पूछता है और एक में आपका लॉन्ग में भी आता है एक साथ। तो सबसे पहले आप लोग प्रभाविता का नियम समझना, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान तरीके से लिखा है। जैसे जब प्रभावी लक्षण, 2 टाइप के लक्षण होते हैं, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी लक्षण होता है। तो जब प्रभावी लक्षण का जीन, जो प्रभावी लक्षण के जीन होते हैं तथा अप्रभावी लक्षण का जीन साथ में उपस्थित हो, मतलब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों जीन साथ में उपस्थित हो, तो प्रभावी लक्षण वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला नहीं। अगर आपका प्रभावी लक्षण है लंबा और अप्रभावी लक्षण है बौना, तो अगर लंबा पौधा और बौना पौधा साथ में उपस्थित है तो फिर आपका लंबा पौधा ही अपना लक्षण प्रदर्शित करेगा। वो है आपका प्रभाविता का नियम। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये हमारा है प्रभावी और ये हमारा है अप्रभावी, प्रभावी और अप्रभावी। ठीक है, दोनों को समझो। सबसे पहले मैंने प्रभावी लिया कैपिटल T, ये हमारा है बिल्कुल लंबा, शुद्ध लंबा, और ये हमारा शुद्ध बौना है, स्मॉल t। मैं नाम भी लिख देता हूं, ये हमारा है लंबा। ठीक है, लंबा हमारा क्या है, प्रभावी है, और बौना हमारा अप्रभावी है। बौना क्या है बच्चों, अप्रभावी है। अब लंबा और बौना, अब इसमें से एक जीन यहाँ आएगा, मतलब दोनों एक साथ में एक एक जीन लेंगे। ठीक है, इसमें से एक कैपिटल T आ गया, इसमें से एक स्मॉल t आ गया। अब देखो इसमें ये संकरण हुआ है, संकरण होने के बाद हमें जो मिला है ये कैपिटल T आगे है, तो ये हमें लंबा पौधा मिला है। तो अब आप लोगों का लंबा और ये आप लोगों का प्रभावी है। तो यहाँ अगर आप देख सकते हो ये प्रभावी लक्षण का जीन है या अप्रभावी लक्षण का जीन, दोनों साथ में उपस्थित हैं, इनका संकरण हुआ तो हमें लंबा पौधा ही प्राप्त हुआ, यानी कि प्रभावी लक्षण ही प्राप्त हुआ। तो वही चीज मैं आपको समझा रहा था, अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है। दूसरा आपका है नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में यह समझना है कि कारक युग्मक बनते समय, जो कारक होते हैं, कारक युग्मक बनते समय आधा आधा या फिर आधे आधे पृथक होकर युग्मक, जो आपका देखो कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है। ठीक है, अगर कारक जो है युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक हो जाते हैं और युग्मक में चला जाता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो इसमें यही बताना है कि कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, जिसे हम लोग पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आधा आधा पृथक कैसे होगा, जैसे मैं आपको समझा देता हूं। ये हमारा लंबा पौधा है, ये हमारा बौना पौधा है, लंबा और बौना। ठीक है, लंबे और बौने में हम लोग क्या करेंगे, इसमें आपका लंबे में कैपिटल टी होगा दोनों। ठीक है, और बौने में जो होगा वो होगा स्मॉल टी। ठीक है, अब ये आप लोगों का जो है, ये आप लोगों का है कारक। ये क्या है स्टूडेंट, कारक। ठीक है, कारक है। एंड यहां आप लोग देखो ये आपका युग्मक बनना है। ठीक है, तो युग्मक बनते समय ये आधे आधे पृथक हो जाते हैं। आधा आधा पृथक होने का मतलब है ये आपका कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी है। ठीक है, ये आपका स्मॉल टी है, ये आपका स्मॉल टी है। बस हो गया। तो ये आपका है कारक और ये है आपका युग्मक।
कारक और युग्मक। तो कारक जो है युग्मक बनते समय आधा आधा पृथक हो गया। बस ये आपको दूसरे नियम में यही इतना समझना है। अब हम लोग देखेंगे मेंडल का तीसरा नियम। मेंडल का तीसरा नियम जो है वो है स्वतंत्र अभिमन का नियम। स्वतंत्र अभिमन के नियम में आपको यह समझना है कि जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षण के जीन स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। जो दोनों लक्षण के जीन हैं वो स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो लक्षण लेंगे। जैसे यहाँ आपका गोल है, गोल का आपका, और यहाँ आप लोगों का झुर्रीदार। देखो गोल और पीला ये दोनों प्रभावी हैं, और झुर्रीदार और हरा ये हमारा दोनों अप्रभावी है। झुर्रीदार और हरा, ठीक है, प्रभावी और अप्रभावी समझ में आया। यहाँ गोल का होगा राउंड आर आर, और येलो का मतलब पीला का वाई वाई येलो। अब इसका इस्तेमाल लिख दो सारे का, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो आपका कैपिटल जो होगा वो प्रभावी वाला होगा, अगर स्मॉल है तो वो हमारा अप्रभावी है। ठीक है, इसमें से दो आप बाहर कर लो। जैसे एक हमारा है आपका कैपिटल आर और एक है कैपिटल वाई। ठीक है, बाहर करना है। और यहाँ हमें वही करना है, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई। ठीक है, दोनों में से अलग हो जाएगा। अब ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों मिल जाएंगी और यहाँ क्या बनाएगा, यहाँ हमारा बनाएगा एक है कैपिटल आर तो इसके साथ स्मॉल आर करो, एक है कैपिटल वाई तो इसके साथ स्मॉल वाई करो। ये हमारा है गोल और पीला। देखो यहाँ भी आपका प्रभावी वाला ही लक्षण प्रदर्शित किया, गोल पीला। तो मतलब ये हो गया हमारा मेंडल के तीनों नियम। मेंडल का जो तीनों नियम है वो यही इतना है। ठीक है, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आप लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर, पूरा विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचना है, इसका सिद्धांत भी बताना है, क्रियाविधि भी बताना है। ठीक है, और विद्युत मोटर में विभक्त वाले का क्या महत्व है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत मोटर होता क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है, जो हमारा विद्युत मोटर है एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, ये क्या करता है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इतना समझ में आया। फिर सिद्धांत देखो, सिद्धांत जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जो कोई कुंडली है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। उसमें क्या है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। तो जो कुंडली होता है उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है। ठीक है, सिद्धांत में छोटा सा लिखना यही कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, कोई भी कुंडली उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करेगा और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो नाचने लगता है ना विद्युत मोटर, तो वही बल युग्म कार्य करने लगता है। जो कुंडली को उसकी अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है, अगर वो स्वतंत्र है पूरी तरह से तो वो घूमने लगेगी। ठीक है, फिगर में आप लोगों को बता दूं, मैंने आप लोगों को बताया था बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है आप लोगों के एक वीडियो के जरिए। तो यहाँ आप लोग फिगर में थोड़ा सा समझ लो। ये है बैटरी, ये है आर्मेचर, ये हमारा नॉर्थ और साउथ है। ठीक है, ये आपका ABCD। ठीक है, इसको देख लेना, मैंने पढ़ा रखा है। ये आपका कुंडली के घूमने की दिशा है वामावर्त। ठीक है, ये धारा प्रवाहित हो रही है, ये हमारा P है, Q है, M है, ब्रूस है। ठीक है, बस ऐसा आप बनाना देख लेना, मैं आप लोगों को बनवा चुका हूँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कैसे बनाना है बताया है, बनवाया भी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कार्यविधि, इसकी कार्य कैसे करती है। ठीक है, जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है उससे क्या होता है कि मतलब कुंडली की भुजाएं AB और CD बराबर परंतु विपरीत दिशा में हो। ठीक है, दो बल युग्म कार्य करने लगते हैं, मतलब बराबर और विपरीत दिशा में होता है तो AB पर कार्य करता है और CD दोनों पर कार्य करना लगता है, एक विपरीत बल युग्म। ये बल एक बल युग्म कहलाते हैं या बनते हैं, बल युग्म बनाते हैं, और जिसके कारण कुंडली दक्षिणा आवर्त दिशा में घूमने लगती है। जिसके कारण जो कुंडली होती है वो दक्षिणा आवर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ उसके सिरों पर लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बलयुग्म लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली पर में एक दिशा में घूमती रहे, अर्थात जो कुंडली है वो एक ही दिशा में घूमती रहे। बस क्रियाविधि छोटा सा है, बहुत शॉर्ट में बताया हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग याद कर सको। चलो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और।
लास्ट में आपसे ये पूछ रहा है कि विभक्त वलय का महत्व। तो विभक्त वलय का कार्य जो है कुंडली में प्रवाहित धारा की दिशा को बदलना है। जो कुंडली में प्रवाहित दिशा है उसको उल्टा करना, विपरीत करना, बदलना है। जब कुंडली आधा चक्कर पूर्ण कर लेता है तो विभक्त वलयों का पुरुषों से संबंध या संपर्क समाप्त हो जाता है और विपरीत पुरुषों से संपर्क जुड़ जाता है। इसके फलस्वरूप कुंडली में धारा की सदैव इस प्रकार बनी रहती है, कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहती है। बस इतना सा आपको तैयार कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। अभी मैं आपको और भी लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे ही बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।